हेलो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं। आज ये लास्ट पार्ट हो जाएगा, आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब तक हमने देखा कैसे प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू क्रॉस पोलिनेशन को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन आगे पॉइंट्स है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। ठीक है, राइट टाइप ऑफ कंपेटिबल ऑफ द स्पीसीज एज अ स्टिग्मा। तो को जब पोलिनेशन होता है तो जरूरी नहीं हमेशा जो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया वो राइट हो, वो मतलब कंपैक्टिबल हो जिससे कि वो जर्मिनेट कर जाए। Obtain the pollen of the wrong types, either other species from the same plant, it itself incompatible. तो इस सेल्फ इनकम्पेटिबल मतलब खुद सेम जेनेटिक्स अगर होंगे, सेम प्लांट के होंगे तो क्या इनकम्पेटिबल होंगे, या तो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन आ जाएंगे या अदर स्पीसीज के आ जाएंगे, तो क्या होगा? पोलिनेशन नहीं होगा। अगर वो स्टिग्मा पे आ भी गए तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबल इसे बोलते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबल का मतलब क्या होता है? जब सेम जीन के, सेम जेनेटिक के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा पे आ जाए लेकिन जर्मिनेशन ना हो पाए तो उसे सेल्फ इनकम्पेटिबल कहते हैं। तो ये वट एवर इट इज ऑन ऑफ द राइट टाइप, अगर ये राइट टाइप का होगा तो कंपेटिबल होगा। तो जैसे ही पोलिंग स्टिग्मा पे आएगा, कंपेटिबल है तो जर्मिनेट कर जाएगा और आगे पोलन ट्यूब वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर रॉन्ग टाइप है तो इनकम्पेटिबल। ठीक है, इफ राइट टाइप ऑफ पिस्टिल, राइट टाइप का अगर पिस्टिल होगा तो क्या होगा? उसे एक्सेप्ट कर लेगा पोलन को और प्रमोट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर कंपेटिबल है तो फर्टिलाइजेशन के एलिजिबल है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। देखो, स्टिग्मा पे आया, पोलन ग्रेन आया, यहाँ पे क्या बनाने लगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगा। अब पोलन ट्यूब का ग्रोथ होते गए कहाँ पे पहुँच जा रहा है? लास्ट में आ रहा है सिनर्जिड के थ्रू एम्ब्रायो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में इंटर कर रहा है। ठीक है, और एक सेल से फिर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या है? पोलन ट्यूब का ग्रोथ है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान रखना। फिलीफॉर्म अपैरेटस यही गाइड करता है पोलन ट्यूब को एक तक लेकर जाने के लिए। ये मेल गैमेट्स, देखो इसमें 3 सेल हैं, मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये कहाँ से इंटर कर रहे हैं? माइक्रोपाइल में के थ्रू ये कर रहे हैं इंटर। ठीक है, तो अगर कंपेटिबल टाइप का पोलन आया, पोलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पे अटैच हो गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इफ पोलन ग्रेन ऑफ रॉन्ग, अगर रॉन्ग टाइप होगा तो क्या होगा? पिस्टिल उसे रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट द पोलन, और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, और इस जिसकी वजह से अगर जर्मिनेट नहीं पाएगा तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। इन द स्टाइल अवेबिलिटी ऑफ द पिस्टिल इज रिकॉग्नाइज टू द पोलन फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो हमें पता चलेगा, इससे पता चलता है कि अगर पिस्टिल एक्सेप्ट कर ली पोलन ग्रेन को और जर्मिनेशन दिख कर ली तो क्या होगा? वो हम समझ जाएंगे कि वो राइट टाइप का पोलन था। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो समझ जाएंगे कि पोलन ग्रेन जो आया था वो राइट नहीं था। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रीजन ऑफ द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। ठीक है, this dialogue is mediated by the chemical component of the pollen interacting with those of pistils. ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो केमिकल कंपोनेंट जो होता है उसकी वजह से ही ये
चीज़ें देखने को मिलती हैं। इट इज़ द ओनली रिसेंट ईयर में क्या देखने को मिला, botanists have been able to identify the some pollen pistil component and interaction leading to the recognition of followed by the acceptance or rejection। रिसेंटली ईयर में जो बोटेनिस्ट हैं उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के जो कंपोनेंट है, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको उन्होंने पहले से रिकॉग्नाइज किया, फिर बताया कि ये जो पोलन है वो राइट टाइप का है कि नहीं, ये जर्मिनेट करेगा कि नहीं, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। आगे देखते हैं। इट्स मेंशन अर्लियर फॉलोइंग कंपेटिबल पॉलिनेशन पोलन गेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस। अगर कंपेटिबल होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा, स्टिग्मा पे आके क्या होगा, पोलन ट्यूब का प्रोडक्शन करेगा एंड थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर क्या होता है, पिछले हमने पढ़ा, तो जो पोलन का आउटर लेयर होता है वहाँ पे जर्मपोर पाए जाते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, तो वहाँ से ही पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता हुआ दिखता है। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द, जो पोलन ग्रेन का जो कंटेंट है वो पोलन ट्यूब के थ्रू ग्रो करके आ जाता है स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू वो जब पहुंचता है ओवरी में, ठीक है। यू रिकॉल दैट द सम प्लांट पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल इस कंडीशन। हमने पिछले मतलब लेक्चर्स में देखा था कि कैसे पोलन ग्रेन जब हम पढ़ रहे थे तो पोलन ग्रेन में कैसे 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज देख रहे थे। तो 2 सेल स्टेज क्या होता है, एक वेजिटेटिव, दूसरा जेनरेटिव सेल्स। तो पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। इन सच प्लांट मोस्ट ऑफ जो थे हमने देखा था 60% जो थे वो 2 सेल्ड स्टेज में रहते थे, ठीक। इन सम प्लांट्स जैसे जेनेटिक सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो जो जो 2 सेल स्टेज थे उनमें क्या जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट बनाते थे, और दोनों भी मेल गैमेट पोलन ट्यूब के साथ ग्रोथ करके कहाँ पे आ जाते हैं, ओवरी या एम्ब्रायो साइक में इंटर करते हैं। इन द जब 3 सेल्ड स्टेज होगा, कंडीशन होगा, तो क्या होगा, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग and pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle, then one of the enter synergy through the filiform apparatus। 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज में डिफरेंस क्या है, तो जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो ये 2 सेल्ड स्टेज में, मतलब एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जेनरेटिव सेल्स, और जब 3 सेल्ड स्टेज बोल दिया ना, मतलब एक वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनरेटिव सेल्स जो होता है वो डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बना देता है। इस हिसाब से 3 सेल स्टेज इसमें हो गए और 2 सेल स्टेज इसमें हो जाते हैं। तो 3 सेल स्टेज के एग्जांपल्स जो होंगे वो वीट वगैरह में होंगे, और 2 सेल स्टेज जैसे पी, ठीक है। बाद में ये भी डिवाइड करते हैं, मेल गैमेट्स बनाएंगे, बट ये रिलीज होने के टाइम पे ही 3 सेल स्टेज में रहते हैं, दैट्स इट। और बाद बिगिनिंग में ही रहते हैं, ठीक है, जब वो रिलीज होते हैं एंथर से डेhiscence होकर। आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। और जब एक बार पोलन ग्रेन जब पहुंच जाएंगे और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेंगे, पोलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन करेंगे तो वो पोलन ट्यूब ओवरी में इंटर करेगा, इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। तो पहले माइक्रोपाइल के साइड से ही वो इंटर करेगा और ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन कराएगा। तो उसके पहले वो ओव्यूल से मिलने से पहले माइक्रोपाइल के रास्ते में उसको क्या मिलता है, सिनर्जिड। सिनर्जिड के पास होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस जो गाइड करता है उसे। फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जी गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, वही गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को, ठीक है। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल
pollen tube enter the ovule are together referred to the pollen pistil interaction। तो जितने भी इवेंट्स अभी हमें देखने को मिले, पोलन का डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा से लेके पोलन जैसे ही आ गया स्टिग्मा पे, वहाँ से लेके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन से लेके उसका ओव्यूल में इंटर करने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसे ही पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत ही शॉर्ट व्यू में मैं बताती हूँ कि पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन में पहली बात तो रॉन्ग टाइप का नहीं होना चाहिए और सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं होना चाहिए पोलन। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो हम समझ जाएंगे कि वो राइट टाइप का पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 सेल्ड स्टेज में भी होता है और 3 सेल्ड स्टेज में भी होता है। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो 2 सेल्ड स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव सेल्स, और 3 सेल्ड स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जेनरेटिव सेल जो डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। तो इस हिसाब से 3 सेल्ड स्टेज, ये बिगनिंग में ही इसमें 3 हो जाता है। ठीक है, उसमें वो जो 2 सेल्ड स्टेज है उसमें भी मेल गैमेट्स बनेंगे, बट वो बाद में बनेंगे, यहाँ पे बिगनिंग में ही ये हो जाता है, इसलिए इसको 3 सेल्ड स्टेज बोला गया है। और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो जाएगा ओवरी के साइड। तो ओवरी में इंटर करने से पहले उसको पहले माइक्रोपाइल के साइड जाएगा और ऊपर से माइक्रोपाइल पार्ट की ओर जाएगा, और सबसे पहले उसकी मुलाकात सिनर्जी से होगी। सिनर्जी के पास हमने पहले पढ़ा हुआ है फिलीफॉर्म एपेटस होता है, तो फिलीफॉर्म एपेटस उसको गाइड करेगा जिससे वो ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन कर ले। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोले, पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन। तो ये पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन इनहिबिशन ऑफ द पोलन। तो पोलन को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि या तो पोलन को एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर लेगा। नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प द ब्रीडर्स इन मॉलिक्यूलर। जैसे ये सारी चीज़ें पता चल गई कि एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें पता होने के बाद क्या जो ब्रीडर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेशन करा के नए नए स्पीसीज बनाएंगे। ठीक है, गेट डिजायरेबल हाइब्रिड, तो ऐसा करके वो बहुत सारे डिजायरेबल का प्रोडक्शन कराएंगे और जो उनसे जो मिलने वाले यील्ड है उनको उनका बेनिफिशियल। You can easily study the pollen germination, dusting some pollen from such as pea, chicken pea, Cordelia, balsam, vinsa, containing तो हम लोग क्या क्या करते हैं, पोलन जर्मिनेशन को बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। हम कुछ पोलन ग्रेन को, जैसे पी है, चिकपी, कोटेरिया, ये सब बालसम, ये सब के फ्लावर का हम पोलन से हम क्या करेंगे, पोलन ग्रेन लाएंगे और उसको स्लाइड पे रख लेंगे, और स्लाइड पे हम थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन का ड्रॉप उसमें डालेंगे, एटलीस्ट 10% हो, और आफ्टर 15 या 30 मिनट के बाद हमें क्या देखना है, लो पावर ऑफ लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, लो पावर के जो लेंस होती है उसके माइक्रोस्कोप से देखेंगे और हमें पोलन ट्यूब बाहर निकला हुआ दिखाई देगा पोलन ग्रेन से। समझे? तो शुगर सोल्यूशन डालना है और पोलन ग्रेन लेना है, उसमें शुगर सोल्यूशन डालना है, और 15 से 20 मिनट बाद देखेंगे तो हमें पोलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ दिखने को मिलेगा। समझे? एज यू शेल लर्न द चैप्टर ब्रीडिंग, हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे ब्रीडिंग बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा चीज़ें दिया है उसमें। क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ 10 जेनेरा, हमें डिज़ायरेबल करेक्टर जब भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। समझे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, आउट ब्रीडिंग, सारी चीज़ें हम देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। आओ आगे हम चैप्टर्स में इसको देखेंगे। अब अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। हमें अच्छे वैरायटी के क्रॉप चाहिए तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा। तो इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट make sure that the desirable pollen are used for pollination and stigma protected from the contaminated। ठीक है, तो हमें डिज़ायरेबल
क्रॉप चाहिए, डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से हम पोलन ग्रेन लेंगे, जो जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन है और उसी को डस्ट कराएंगे स्टिग्मा से। कोई ऐसा मतलब अननेसेसरी कोई भी पोलन ग्रेन हमें डस्ट नहीं करना है स्टिग्मा पे, ठीक है, उससे उसको रोकना है। तो हम कुछ चीज़ें उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 पॉइंट है, ठीक है, ये चारों पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, ये चारों भी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। तो हम पहला इसमें पॉइंट क्या आएगा, पहला आएगा इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग, तीसरा डिजायरेबल पोलिंग को डस्ट करेंगे और फिर इसके बाद रीबैगिंग कर लेंगे। ये 4 पॉइंट है, ठीक है। डिजायरेबल पोलिंग को हम लोग क्या करेंगे, डस्ट करा देंगे और फिर रीबैक करा देंगे। 4 पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है और इस सीरीज से पहला ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। हम अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। इफ फीमेल पेरेंट बी अगर बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट प्लांट है या फ्लावर है, तो हम क्या करेंगे कि फ्लावर में दोनों है, तो जाहिर सी बात है उसमें ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना, क्योंकि हमें डिजायर प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें डिजायरेबल पोलन ग्रेन का डस्ट कराना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ एंथर, पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फ्लावर में से पहले एंथर को रिमूव करेंगे। बिफोर द एंथर डेhiscence होने से पहले हमें एंथर को बाहर निकालना है और उसको फोर्सेप के थ्रू निकलना है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। जब पोलन ग्रेन को हम बाहर निकाल लेते हैं बिफोर द एंथर डेhiscence by the forceps, that process is called emasculation। emasculation जब कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें सिर्फ अब क्या रह जाएगी, फीमेल फ्लावर रह जाएगी। तो उसको कवर करेंगे बैग से, बैग सूटेबल साइज का हो और किसी बटर का मतलब न्यूट्रिशन वगैरह हो, और जिससे उसको इसलिए फीमेल फ्लावर को हम बैगिंग करेंगे उसका, जिससे कोई भी पोलेंगेन उस पर आके डस्ट ना कर सके, ठीक है, अनवांटेड पोलेंगेन आके उस पर डस्ट ना हो और पोलिनेशन ना हो पाए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। फिर इसके बाद बैग व्हेन द स्टिग्मा बैग फ्लावर अटेन द रिसेप्टिविटी, जैसे ही ये बैग फ्लावर है, जिस फ्लावर को हम बैगिंग किए हुए हैं, जैसे ही वो मैच्योर हुआ और वो क्या हुआ, वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गया, तो उस पे मैच्योर पोलन ग्रेन का जो डिजायरेबल मैच्योर पोलन ग्रेन है जो हमें चाहिए, वो डस्ट कराएंगे स्टिग्मा पे और क्या फर्क करेंगे, फिर से रीबैगिंग कर देंगे और उससे हमें जो मिलेगा डिजायरेबल प्रोडक्ट फ्रूट्स क्रॉप मिलेंगे। समझे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान में रखना। सबसे पहले इमैस्कुलेशन होगा, एंथर को बाहर निकालेंगे, फिर रह जाएगा फीमेल फ्लावर, उसमें बैगिंग करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही वो रिसेप्टिविटी के लिए तैयार हो जाएगी वो स्टिग्मा, तो हम तुरंत उस पर डिजायरेबल पोलन ग्रेन को डस्ट कर देंगे और फिर से उसकी रीबैगिंग करा देंगे। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, ये किस में देखा गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ये जो प्रोसेस देखे हमने, ये किस में देखने को मिलाता है हमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। क्योंकि ये न्यू सेक्सुअल हैं तो ऑलरेडी वो दूर दूर हैं, सेल्फ पॉलिनेशन वैसे भी होने वाला नहीं है, तो हमें इनमें कोई भी इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए तो फिर हमें उसमें बाकी प्रोसेस करने पड़ेंगे। देखो, इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वो ऑलरेडी मेल और फीमेल डिफरेंट है, तो हमें इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन नहीं करना है। लेकिन हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करने का पड़ेगा, फीमेल फ्लावर को बैग करके उसको ढकना पड़ेगा, जिससे कोई भी पोलिंग उस पर आके डस्ट ना करे। और जैसे ही वो रिसेप्टिवली एक्टिव हो जाएगा स्टिग्मा, पोलन ग्रेन को लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तो हम अपना डिज़ायर पोलन ग्रेन उस पर डाल देंगे और फिर से रीबैक कर देंगे। मतलब वो तीनों प्रोसेस हमें देखने को मिले, सिर्फ इमैस्कुलेशन को छोड़ के बाकी तीन हमको क्या बैगिंग देखने को मिला और पोलन का डस्टिंग एंड
रीबैगिंग, ये तीनों भी प्रोसेस हमें देखने को मिले, चाहे वो बाइसेक्सुअल है चाहे यूनिसेक्सुअल हो। ठीक है, ध्यान में रखना क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें बनती हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दूसरा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो टर्म था वो नवास्चिन ने दिया था। ठीक है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन, ये सिर्फ डबल एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिल। तो हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिज, पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट्स। जब सिनर्जिज में इंटर करता है पोलन ट्यूब तो दो मेल गैमेट को रिलीज करता है और इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। जैसे ही ये पोलन ट्यूब सिनर्जिड में इंटर करता है वहाँ पे दो मेल गैमेट को रिलीज करता है। एक मेल गैमेट है जो क्या करता है, एक से साथ फर्टिलाइजेशन करता है और प्लस कंप्लीटिंग द सिंगेमी, इसे कहते हैं सिंगेमी। जब एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करके उसके न्यूक्लियस से जाता है, उसके न्यूक्लियस में जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगेमी, और इससे क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जो दूसरा मेल गैमेट्स है वो कहाँ, वो मूव करेगा पोलर न्यूक्लियाई में, जो सेंट्रल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल सेल्स में टू न्यूक्लियाई के पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे दूसरा मेल गैमेट जब बना जाता है और वहाँ पे फ्यूज हो जाता है, इससे वो ट्रिप्लॉइड बना लेता है, ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियस एट टर्मिनेट ट्रिपल फ्यूजन। तो जो इंडोस्पर्म है इसमें तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, तो इसके लिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोले। ठीक है, इसलिए इस हिसाब से डबल फर्टिलाइजेशन में हमें दो तरह के फ्यूजन देखने को मिले, एक सिंगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी में क्या होता है, ओ एक सेल है, एक सेल पे मेल गैमेट आके फ्यूज हो जाता है, और इंडोस्पर्म में दो पोलर निकले हैं, वहाँ पे दूसरा मेल गैमेट आके फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। इस तरह से सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दो टाइप से होते हैं इन द एम्ब्रायो से। एक एम्ब्रायो सेक में क्या होता है, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों देखने को मिलता है। इसे ही क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में ही देखने को मिलता है। Central cells after triple fusion become the primary endosperm cells and develop into the endosperm. तो हाँ, पहले वो इंडोस्पर्म के फॉर्म में नहीं रहता, वो पहले पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के रूप में रहता है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स, और फिर इसके बाद वो किस में डेवलप हो जाता है, इंडोस्पर्म में, और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये टू जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट बन गया, दो सिनेड्रिड्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई पे फ्यूज होगा, ये दूसरा मेल गैमेट बनाया पेन, और ये इसका जो सेल है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स, और ये डिजेनरेटिंग है। ठीक है, देखो यहाँ पे शेप बताया है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रायो, ये मैच्योर, ठीक है, ये हार्ट शेप एम्ब्रायो, तो ये एम्ब्रायो के शेप बताए हैं। ठीक है, को थोड़ा देख लेना, पूछता नहीं है। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कर देखते हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जाइगोट्स और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बने। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन following the double fertilization event, endosperm and embryonic development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruits are collectively पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। तो हमें जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें क्या मिलते हैं, इंडोस्पर्म मिलते हैं, एम्ब्रायो मिलते हैं, उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवरी फ्रूट्स में। ये कब होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ये पहले चैप्टर में हमें भी हमने देखा था ये पॉइंट।
तो इंडोस्पर्म प्रीसीड्स द एम्ब्रायो डेवलपमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इंडोस्पर्म एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करता है, इसीलिए वो पहले ही फॉर्म होता है। इंडोस्पर्म एम्ब्रायो के पहले ही फॉर्म होता है, ठीक है। द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइडेड रिप्लेटेटिव एंड फॉर्म्स डिप्लॉइड्स। तो जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है वो बार बार डिवीजन करके क्या बना लेगा, ट्रिपल इंडोस्पर्म टिश्यू बना लेगा, फॉर्म्स ट्रिपल इंडोस्पर्म टिश्यू। जब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल बार बार डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, वो फॉर्म करेगा ट्रिपल इंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा। ये जो टिश्यू बनेगा वो फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल, और जो न्यूट्रिशन देगा, इससे न्यूट्रिशन मिलेगा डेवलपिंग इम्ब्रायो को। इसीलिए इम्ब्रायो के पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। Most common type development of endosperm is pain undergo successive nuclear division give rise to free nuclear। तो पहले के सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो देखा गया कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूस डिवाइड होके खूब सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है। दिस स्टेज ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इस तरह से फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इंडोस्पर्म में बहुत सारी न्यूक्लियस पाए गए, तो सब उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहले बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। इंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, ठीक है, उसके बाद इसमें सेल के फॉर्मेशन होंगे। तो ये सबसे कॉमन टाइप का है। सबसे पहले क्या हो, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होके फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनेगा, फिर इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, तो इसके बाद वो सेल्यूलर हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर द कमर्शियलाइजेशन वराई ग्रेटली। तो इस तरह से पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर सेल का डिवीजन होता है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यूज फैमिलियर। तो कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू फैमिलियर विथ अस नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो हम लोग नारियल का पानी पीते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होते हैं, जिसमें थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और सराउंडेड बाय द उसमें वाइट कर्नल्स होते हैं, जिसको सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। जो पानी होता है ना कोकोनट का, वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होते हैं, और जो वाइट वाइट उस पर हमें देखने को मिलता है वो है सेलुलर इंडोस्पर्म, ठीक है। अब हम आगे देखेते हैं पॉइंट को। इंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो। अगर ये जो इंडोस्पर्म है वो एम्ब्रायो पूरी तरह से कंज्यूम्ड कर लिया, मतलब अब इंडोस्पर्म नहीं है, तो ऐसे ऐसे इंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक, क्योंकि अब इंडोस्पर्म है ही नहीं उसमें, तो नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिन सीड बोलते हैं। इसका एग्जांपल आते हैं पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ठीक है, और भी मस्टर्ड, सनफ्लावर, आलमंड्स, सब लिख लेना है जो मैंने अभी बोला, मस्टर्ड, आलमंड्स एंड सनफ्लावर भी आते हैं। इफ परसिस्टेंट इन द मैच्योर सीड, अगर बिफोर सीड मैच्योरेशन इट में परसिस्ट, अगर है, अगर ये यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम्ड है ही नहीं, यहाँ पे अगर परसिस्टेंट है मतलब इंडोस्पर्म है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस। यहाँ पे एक्स एल्ब्यूमिनस, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस, ठीक है। इसका एग्जांपल है कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है। यारे इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं फ्री न्यूक्लियर के फॉर्म में। तो एंड यूज ऑफ सीड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, स्प्लिट ओपन सम सीड जैसे कैस्टर हुआ, पी, बीन्स, ग्राउंडनट। अच्छा, ये तीनों तो अभी हम देखे क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक, कैस्टर इंडोस्पर्मिक, कोकोनट इंडोस्पर्मिक। फाइंड आउट द इंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन, जैसे इंडोस्पर्मिक और सेरिल्स, वीट्स, राइस, मेज, ये सब क्या है, इंडोस्पर्मिक है, ये सारे क्या है, इंडोस्पर्मिक है, ध्यान रखना। तो जितने भी अभी एग्जाम्पल मैंने बताए याद रखना, क्वेश्चन में पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब हम एम्ब्रायो देखेंगे डाइकाट एंड मोनोकॉट के, ठीक है।
तो उसको देखने से पहले देख लो, ये डाइकॉट का है, ये डाइकॉट का है, ये देखो ये डाइकॉट एम्ब्रायो है। तो इसमें देखो दो कोटलीडन है, इसलिए इसको डाइकोटलीडन बोलते हैं। इसके पास प्लीम्यूल्स होता है, प्लीम्यूल से क्या फॉर्मेशन होता है, शूट का। और उसके जस्ट उसके बीनीथ प्लीम्यूल के जस्ट नीचे या डाइकॉट के जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोकोटिल्स होते हैं, रेडिकल्स है उसके बाद, और रेडिकल को कवर किया रूट कैप। ठीक है, ये डाइकोटलिडनस एम्ब्रायो है। अब ये मोनोकॉट एम्ब्रायो है। हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्कूटेलम, मोनोकॉट में स्कूटेलम में सिंगल कोटलीडन, ये जैसा डाइकोटलीडन में दो कोटलीडन देख रहे हो, इसमें इसमें स्कूटेलम जो कोटलीडन की जैसा होता है। कोलेप्टाइल जो होता है वो क्या होता है, कोलेप्टाइल शूट अपेक्ष के इम्ब्रानल एक्सिस में शूट अपेक्ष होता है, अबव द शूट अपेक्ष, शूट अपेक्ष के अबव जो होता है, देखो ये शूट अपेक्ष है, उसके जस्ट अबव जो होता है इसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। ये किसका पार्ट है, इम्ब्रानल एक्सिस का। ये एपीब्लास्ट, ठीक है, ये रुडिमेंट्री है, ये फूड वगैरह कुछ भी रिजर्व नहीं करता है। रेडिकल उसका कवरिंग रूट कैप एंड नीचे कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है बिलो द रेडिकल, रेडिकल के जस्ट नीचे कोलियोराइजा होता है जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, मैच्योर के फॉर्म में नहीं जाते। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखो, अभी जो देखें हम यही पढ़ेंगे इसके बारे में। एपीब्लास्ट क्या होता है, एक पॉइंट इस पे ध्यान रखना है, कंडेंस कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट, कंडेंस कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट, ये किसी काम का नहीं होता, फूड वगैरह रोज रिजर्व नहीं होता। अब हम पॉइंट देखते हैं। माइक्रोपाइल डेवलप एट द माइक्रो इम्ब्रायो सैक कहाँ पे डेवलप होता है, इम्ब्रायो माइक्रोपाइलन इन पे। ठीक है, क्योंकि माइक्रोपाइल इन में ही पोलन ट्यूब इंटर करते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन और वहीं पे इम्ब्रायो बनेगा और इम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है, और वहीं पे जाइगोट इज सिचुएट्स, जाइगोट भी माइक्रोपाइल इन पे ही तब सिचुएट होगा। जाइगोट कंटिन्यूस डिवाइड करेगा ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म, तो ये तभी डिवाइड करता है जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। दिस इज अडेप्टेशन प्रोवाइड अस्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो को डेवलप कहाँ से मिलने वाला है, इंडोस्पर्म से मिलने वाला है। सीड डिफर, दो सीड डिफर ग्रेटली अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर होता है मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस, जो शुरुआती स्टेज है हमको दोनों में सिमिलर देखने को, दोनों सेम ही तरीके से ही डेवलप होते हैं। जैसे यहाँ उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रायोजेनी, तो पहला जाइगोट जब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रायो, और अभी हम पीछे शेप देख के ग्लोबुलर, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रायो, ये सारे शेप देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों भी मोनोकॉट एंड डाइकॉट के लिए सेम है, लेकिन शुरुआती स्टेज, बाद में वो डिफरेंट फॉर्म में हम देखें अभी डाइकोटिलिडनस मोनोकोटिलिडनस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रायो के पास होता है एम्ब्रायनल एक्सिस, एम्ब्रायनल एक्सिस में क्या होता है, रेडिकल एंड प्लूमिल और दो कोटिलिडन होते हैं। पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस, एम्ब्रायनल एक्सिस के जो अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के अबव क्या होता है, एपिकोटिल्स होता है, और विच टर्मिनेट विद द प्लूमुल स्टेम टिप्स। ठीक है, वो प्लूमुल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बिलो वाला लेवल होता है एम्ब्रायनल एक्सिस को, उसको हाइपोकोटिस जो रेडिकल में टर्मिनेट होता है उसे, और कवर्ड बाय रूट कैप या रूट टिप। ठीक है, डाइकोटिलिडनस के अबव क्या होता है, प्लूमुल, और उसके बिलो होता है रेडिकल या रूट टिप। ठीक है, इसका एपिकोटिल अबव होता है, या तो एपिकोटिल बोलो, एपिकोटिल ही बाद में तो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, अब हम मोनोकोटिलिडनस देखेंगे। मोनोकोटिलिडनस में इम्ब्रान हमने क्या देखा, उनमें एक ही कोटिलिडन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। सिचुएटेड, वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वन साइड में ही, लेटरल साइड में ही प्रेजेंट होता है एम्ब्रायनल एक्सिस में। एम्ब्रायनल एक्सिस हैज अ
इसके जो इम्ब्रानल एक्सिस होता है उसके पास क्या होता है, रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल में रूट कैप आ जाता है, और रूट कैप भी किससे इनक्लोज होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट, जिसे क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। तो रेडिकल का ऊपर रूट कैप आ जाता है और वो कवर होता है कोलियोराइजा से। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्कुटुलम इज द एपिकॉटिल्स। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या, वो क्या होता है, एपिकॉटिल होता है। एपिकॉटिलस है शूट अपेक्स, एपिकॉटिल के पास होता है शूट अपेक्स एंड फ्यू प्रीमोर्डियल इनक्लोज इन होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल कोलेप्टाइल। ठीक है, एपिकॉटिल के पास क्या होता है, कोलेप्टाइल होता है, और उसके नीचे क्या होता है, लोअर एंड पे होता है रेडिकल्स या कोलियोराइजा होता है। ठीक है, जैसे देखो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्कुटेलम होता है, स्कुलेटम वन कॉटिलिडनस, कोलेप्टाइल जो क्या होता है इम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट है, इम्ब्रियोनल एक्सिस का बिलो वाला लोअर एंड पार्ट है ये। ठीक है, शूट अपेक्स यही प्लिमिल या इसमें शूट अपेक्स पाया जाता है, ये भी एपिकॉटिल का ही पार्ट होता है। ठीक है, एपीब्लास्ट क्या होता है, ये रूडिमेंट्री होता है, कोई स्टोरेज वगैरह नहीं करता फूड का। अब हम आते हैं सीड पे। सीड में 3 पार्ट्स होते हैं, एक बात ध्यान रखना, सीड में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या, सीड कोट होता है, कॉटलीडन होता है एंड इम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर भी बताती हूँ। इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। डिस्क्राइब फर्टिलाइज ओव्यूल, ये फर्टिलाइज ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के इनसाइड होता है। सीड के पास क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटलीडन होता है और इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। 3 पार्ट होते हैं एक सीड में, 3 पार्ट। सीड कोट, सीड कोट भी 2 टाइप के होते हैं, आउटर टेस्टा, इनर टेगबेना। कॉटलीडन, कॉटलीडन सीड्स, embryonal एक्सिस, प्लिमिल एंड रेडिकल। कॉटलीडेंस इम्ब्रियोनल आर सिंपल स्ट्रक्चर, जो कॉटलीडन सिंपलर स्ट्रक्चर है, जनरली थिक होता है, सोलन होता है ड्यू टू फूड स्टोरेज। अगर फूड का स्टोरेज करता है तो वो सोलन होता है। मैच्योर सीड में बी नॉन एल्बुमिनस एंड एक्सएल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस या एक्सएल्बुमिनस मतलब उसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम्ड हो गया है। नॉन एंडोस्पर्म सीड है, नो रेजिडुअल, इसमें स्पर्म नहीं है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया है एम्ब्रायो के फॉर्म डेवलपमेंट में। तो इसके एग्जांपल पीछे अभी पड़ गया, पी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, बीन्स। ठीक है, और जो अल्ब्यूमिनस होते हैं जिसमें क्या है, जिसमें होते हैं एंडोस्पर्म परसिस्ट है, नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में होने के बाद भी इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। वो व्हीट, मेज, बेयर, बार्ली, कैस्टर्ड, कोकोनट। ठीक है, ये सारी चीज़ें एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल्स हैं। Occasionally some seeds such as black pepper and beets remnant of nucellus are also persistent, इसे कहते हैं पेरिस्पर्म्स। तो जिसमें जो न्यूसेलस है वो परसिस्टेंट है, वो अभी तक है। न्यूसेलस का जो पार्ट से जो बना हुआ होता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं, और इसका एग्जांपल है वो ब्लैक पेपर, बीट्स। ओके, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, जो न्यूसेलस के परसेंटेज पार्ट से बनता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं, और उसके एग्जांपल हैं ब्लैक पेपर एंड सीड बीट्स। अब हम आगे देखते हैं। इंटरमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो सीड कोट होता है हार्ड, उसी तरह इंटरमेंट जो ओव्यूल का होता है वो हार्ड होता है। द माइक्रोपाइल रिमेंट एज अ स्पोर। तो माइक्रोपाइल जो होती है एम्ब्रायो सैक में, तो उसमें जो स्पोर होता है वो माइक्रोपाइल का जो ओपनिंग है वही किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉल पोर में, सीड में, इन सीड कोट। इससे क्या होता है, एंट्री होती है ऑक्सीजन की और वाटर की ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। जैसे सीड मैच्योर करता है तो वाटर
content is reduced and seed become related 10 to 15% moisture by the, जैसे सीड मैच्योर करता है तो उसमें जो वाटर के कंटेंट्स है वो कम हो जाता है और सिर्फ 10 to 15% ही मॉइस्चर होता है उसमें। जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रायो का स्लो डाउन हो जाता है और एम्ब्रायो किस में चली जाती है, डॉर्मेंसी में चली जाती है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा और पानी हम लोग जब मॉइस्चर अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और अच्छा टेम्परेचर मिलेगा तो वो सीड क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये बोला कि इंटेगमेंट हार्ड होता है जैसे सीड कोड हार्ड होता है। ठीक है, और माइक्रोपाइल जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉल पोर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में। तो उस सीड कोट में जो स्मॉल ओपनिंग होती है उससे वाटर, ऑक्सीजन, बाकी चीज़ों का एंट्री होती है सीड में जब वो जर्मिनेट करता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि सीड जब मैच्योर होती है तो डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है, क्यों उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 10 to 50% ही मॉइस्चर्स रह जाते हैं। फिर जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन आता है, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर मिलता है, वो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ओव्यूल मैच्योर, ओव्यूल ऑब्वियसली सी बात है सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल इनटू द सीड, ओवरी इनटू द फ्रूट्स प्रीसीड साइमंटे, ये साइमंटे एक साथ होता है। ठीक है, वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द, और जो ओवरी का वॉल है वो डेवलप होता है वॉल ऑफ फ्रूट या पेरिकार्प कहते हैं उसे। ठीक है, फ्लेसी, जो फ्लेसी फ्रूट्स हैं ग्वावा, ऑरेंज और मैंगो। ठीक है, और ड्राई जो फ्रूट्स है वो ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। फ्रूट फ्लेसी और ड्राई दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मेनी फ्रूट्स हैव वन मैकेनिज्म टू डिस्पर्स ऑफ सीड्स। तो बहुत सारे फ्रूट्स अपने आप को इस तरह से इनमें मैकेनिज्म आ जाता है कि जिससे सीड पूरी तरह सब जगह फैल जाए। सीड से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, पता है हमें। तो सीड डिस्पर्सन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। फ्लोरल पार्ट ऑफ डिजेनरेट एंड फॉल अप, तो जब इससे क्या होता है, बाकी जो फ्लावर के बाकी पार्ट वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, इसे जो कुछ के जो फ्लोरल पार्ट है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट्स बन जाते हैं जब तक। लेकिन कुछ लोग में जो थैलेमस है उससे ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, वैसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से डेवलप ना होके थैलेमस से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रू फ्रूट से ही कहते हैं जो ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फूड आर रिजल्ट ऑफ फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स है एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट्स बनेंगे और फिर इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट प्रोडक्ट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रूट विदाउट, देखा गया कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी देखने को मिले। ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक मिल हो फ्रूट्स कहते हैं और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना। ठीक है, बनाना पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। 11th में हमने ग्रोथ हार्मोन्स पढ़े, उसमें पार्थिनोकार्पिक इंड्यूस किया जाता था। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। सीड एंजियोस्पर्म में सीड होने की वजह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। इजीली इनका डिस्पर्सन करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। तो इनका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, पोलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक, ये वाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीड की फॉर्मेशन के लिए उनके वाटर ज़रूरत पड़ती है। आल्सो सीड हैव अडेप्टिव स्टडी टू डिस्पर्स द न्यू हैबिटेट्स। देख, एक तो वाटर के थ्रू सीड का डिस्पर्सन हो सकता है, दूसरा बहुत सारे उन्होंने खुद अडेप्टेशन किया है जिससे वो नए नए हैबिट्स में डिस्पर्स हो रहे हैं। ठीक है, जिससे हेल्प द स्पीसीज to colonize the other area.
They have sufficient food reserve. Young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. तो उनमें ऑलरेडी इतना सफिशेंट सीड्स में ऑलरेडी इतना सफिशेंट फूड रिजर्व होते हैं। जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए उन्हें फोटोसिंथेसिस, जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तब तक ही उनको नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद वो खुद से अपना फूड बनाने लगते हैं। ठीक है। हार्ड शीट है कोट, जो हार्ड शीट कोट होता है वो उसमें उससे प्रोटेक्शन मिलता है। उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो होता है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, प्रोडक्ट है। जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अच्छा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है इस। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, हम पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। सीड इज़ द बेसिस ऑफ, सीड की वजह से एग्रीकल्चर हो रहा है, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन डॉर्मेंसी सीड का क्रूसेबल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच में बी यूज एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड रेज द क्रॉप नेक्स्ट ईयर। तो सीड कैसे क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन डॉर्मेंसी पीरियड भी रहते हैं, और इसका यूज़ करके हम कंटिन्यूस प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं और उसको हर नेक्स्ट सीजन में इसको उगा सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ही बेस्ट रोल प्ले करता है। अगर सीड्स ना हो तो एग्रीकल्चर करना या खेती करना इतना आसान नहीं हो पा। अब क्वेश्चन ये था, सीड का तो ठीक है, इंपॉर्टेंस देख लिए, लेकिन ये जो सीड है हमें स्टोरेज करके रख दिए मान लिए, तो ये कितने टाइम तक ये अलाइव रहते हैं? तो हाउ लॉन्ग द सीड रिमेन अलाइव, दिस पीरियड अगेन वरा, ये सब सारे प्लांट्स के लिए अलग अलग है। कुछ स्पीसीज है जो कुछ ही दिन में वो लूज करेंगे अपनी वाइबिलिटी फ्यू मंथ में, जैसे हमने शुरुआत में ही इसमें पढ़े थे सोमनेसी लोगमेसी, ये सब जो थी ये किसी इनका 1 मंथ था वाइबिलिटी। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर, और कुछ सीड्स हैं जिनकी वाइबिलिटी कई ईयर तक है, और अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, को कुछ तो बहुत 100 सालों से भी ज़्यादा वाइबिलिटी रहती है। सेवरल रिकॉर्ड वेरी ओल्ड, कुछ तो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट हमें सीड जो देखने को मिला है वो ल्यूपिनस आर्कटिस, जो कहाँ से निकाला गया था, आर्कटिक टुंड्रा से पाया गया था। तो एक सीड है, उसका नाम है ल्यूपिनस आर्कटिस। ल्यूपिन कहाँ, वो आर्कटिक टुंड्रा में देखने को मिला था। द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड एंड एस्टिमेट रिकॉर्ड द 10,000 ऑफ ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। तो ये सीड क्या 10,000 साल पहले पुराना था। एक दूसरा रिसेक 2000 ईयर ओल्ड सीड हमें देखने को मिला, डेट पाम। ठीक है, डेट पाम का एक सीड मिला जो 2000 ईयर ओल्ड था। फोएनिक्स डेक्लीफेरा, जो कहाँ से निकाला गया था, किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी था, समुद्र था, वहाँ पे किंग हेरोड पैलेस था, की महल थी, किंग हेरोड का महल था, और वहाँ पे ही हमें ये सीट देखने को मिला। इसका नाम था फोएनिक्स डेक्लीफेरा। ठीक है, ये बस याद रखना, इसका वाइबिलिटी नहीं बताया। तो सबसे ज़्यादा ओल्ड 10,000 ईयर ओल्ड देखने को मिला वो है ल्यूपिनस आर्कटिकस। बाकी ये सारे पॉइंट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको कट करो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा दिया है कि ऑर्किड्स फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, सीड्स पाए जाते हैं। तो ऑर्किड्स फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, इसमें 1000 ऑफ टाइनी सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा एक स्पीसीज दिया है ऑरेंज बैंक का एंड स्ट्रीगा, ये पैरासिटिक स्पीसीज है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ऑरेंज बैंक एंड स्ट्रीगा पैरासिटिक होते हैं, इसमें पैरासाइट्स होते हैं। और ऑर्किड्स फ्रूट में क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब हम लास्ट, हमारा पार्ट है सबसे लास्ट पार्ट और इम्पोर्टेंट भी है इस चैप्टर का, ये लास्ट पार्ट है अपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रायो। बस 2 मिनट और। आल्दो सीड किसका प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है इन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे एस्ट्रेसियन ग्रेसी हैं,
इन स्पीसीज में जो है एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिला। यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड देखने को मिला। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपोमिक्सिस बोलते हैं। अपोमिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस द सीड कॉल्ड अपोमिक्सिस। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन दिखाता है, मिमिक करता है सेक्सुअल, दिखाता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बस एक्चुअली वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एकदम पेरेंट का ही पार्ट होता है, पेरेंट की जेनेटिक कॉपी होती है। इसमें क्या होता है ना, डिप्लॉयड एग सेल्स है, उसका म्योटिक डिवीजन ना होके वो उसी में वो किस में, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रायो में वही मतलब उसमें म्योटिक डिवीजन नहीं होगा, ऑलरेडी वो डिप्लॉयड होता है और कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रायो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे, तो इसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? अपोमिक्सिस। ये एस्ट्रेसियन ग्रेसी में देखने को मिला। अच्छा, कुछ हमको साइट्रस एंड मैंगो में भी पोलीम्ब्रायो देखने को मिला, इनको हम पोलीम्ब्रायो बोलते हैं। अपोमिक्सिस हो गया। अपोमिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन। सिट्रस और मैंगो में हमें कई सारे एम्ब्रायो देखने को मिले, एक से ज़्यादा एम्ब्रायो देखने को मिले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके पास जो एम्ब्रायो सैक था, जो एम्ब्रायो सैक था उसमें क्या हो, उसको सराउंड कर लिया न्यूसिलस ने, और न्यूसिलस एम्ब्रायो सैक के अंदर घुसता है और उसको डिवाइड कर देता है कई एम्ब्रायो में। तो इससे बहुत सारी एम्ब्रायो बन जाती है, इसीलिए इस सिट्रस और मैंगो को क्या बोलते हैं? पोली एम्ब्रायोनी। ठीक है। इसमें ये क्या हुआ, जो न्यूसेला से सराउंड किया एम्ब्रायो सेल को, वहाँ उसमें प्रोट्रूड किया और कई सारे एम्ब्रायो में इसको कन्वर्ट कर दिया डिवीजन के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रायो बन गए, इसलिए इसको क्या बोले? पोली एम्ब्रायो बोले। तो इसका एग्जाम पोली एम्ब्रायो में एग्जाम्पल आएगा सिट्रस एंड मैंगो, ऑरेंज भी बोल सकते हो। ठीक है। अब हम ये जो अपोमिक्सिस सीड बनाया उसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी उसकी ज़रूरत पड़ी, उसके फ़ायदे भी देखने को मिले हैं। ठीक है। जो हाइब्रिड हम बनाते हैं डिज़ायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, हम डिज़ायरेबल वैरायटी के बनाते थे प्रोजनी, तो उससे एक नुकसान था। उससे एक नुकसान ये था कि एक बार हम उनको मान लें एग्रीकल्चर में एक बार उनको हम शो किए, उनको कल्टीवेट किए, इसके बाद कल्टीवेशन के बाद हमको खूब अच्छा प्रोडक्ट मिला, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिला ना। फिर इसके बाद जब फिर से वही सीड का हम उगाए हुए सीड का फिर से हम जब यूज करेंगे तो क्या होगा, अब हमें वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब प्रोडक्ट कैसा, हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि वो सेग्रीगेट हो जाता है। मेंडेलियन में पॉइंट पढ़ोगे, एक बार जब कल्टीवेशन करके जो उससे मिला हुआ सीड है उसमें क्या हुआ, कैरेक्टर कैसे हो गए, सेग्रीगेट हो जाते हैं, क्योंकि गैमिट के फॉर्मेशन होता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो सेग्रीगेट होने की वजह से अब हमको उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो अभी हमें फिर से मतलब जब जब हमें कल्टीवेशन या क्रॉप चाहिए कि प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, तब तक हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इससे फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगने लगा। वो हर सीजन में हर हर ईयर कैसे सीड खरीदे, उनके लिए महंगे हो जाएंगे ना। अदरवाइज क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं, एक बार सीड बाजार से लाए, उसको उगाए, फिर इसके बाद उससे जो बाद में फिर उगाने के बाद जो सीड्स वापस मिले उन्हें, फिर से वही सीड्स वो डालते हैं गेहूँ या चावल के, फिर से दूसरे साल। हर हर बार वो मार्केटिंग से नहीं लेके आते, हर बार मार्केट से लेके आने के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो अपोमिक्सिस एक बहुत ही अच्छा इसमें रहा कि अपोमिक्सिस में क्या हुआ कि जो एक बार हमने उगा दिया, फिर उससे जो नए सीड्स मिले, फिर से उनको उगाएंगे तो हमें फिर से अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता। पूरा पॉइंट यही लिखा हुआ है इस hybrid of several plant several of our foods vegetables are being cultivated hybrid simultaneously। इनकी हमको अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए, वैसे ही हाइब्रिड बनाते हैं हम। ठीक है। प्रॉब्लम हाइब्रिड की ये है कि वो हाइब्रिड सीड हमें हर साल चाहिए, प्रोड्यूस एवरी ईयर। और सीड कलेक्टर अगर हाइब्रिड को हमने उगाया और फिर उनसे जो सीड्स मिले और उसको हम फिर से सोन किया, तो हमको जो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो प्रोजनी है वो सेग्रीगेट कर गए, क्योंकि गैमेट बनाना था।
डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। और प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता फार्मर के लिए। इसके लिए क्या किया, अपोमिक्सिस एक नई आइडिया मिली। नो सेग्रीगेशन, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं हुआ। एक बार तुमने उगाया खेत में, फिर उससे जो मिला सीड, फिर उसको उगाओ, फिर उससे जो सीड मिला, फिर हर साल उसे ही ऐसा यूज कर सकते हो। फार्मर keep on using the hybrid seed to raise the new crop year after year. He does not buy any hybrid seed. तो उन्हें बार बार सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपोमिक्सिस सीड हर साल वही उगा सकते हैं। अपोमिक्सिस सीड जो होती है, सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च गोइंग ऑन मेनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड। जेनेटिक ट्रांसफर द अपोमिक्सिस जीन इनटू द हाइब्रिड। तो अब लेबोरेटरी में भी अपोमिक्सिस का रिसर्च कर रहे हैं और जो उसका जीन्स है उसको हाइब्रिड में डाल रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। अगर आपको इस चैप्टर में एक भी डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट करो। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।